हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ की कॉमिक्स ब्रह्मांड विस्मरण। देव शक्तियाँ, अद्भुत असीम देव शक्तियाँ हैं तुझमें नागराज, नाग शक्तियाँ जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इसलिए पृथ्वीवासियों ने तुझे अपना रक्षक, अपना प्रतिनिधि चुना है, पर अफसोस तेरी शक्तियाँ PVPS का मुकाबला नहीं कर सकती। पूर्व सार: पृथ्वी के महानायकों ने किया ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में व्याप्त असंतुलन से पृथ्वी की संपूर्ण आबादी ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित हो गई। इस उल्लंघन का दंड पृथ्वी को देने के लिए अन्य ग्रह लाभ बंधन ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित कर रखने वाले ब्रह्मांड रक्षक भी बढ़कर पहुंच चुके हैं। दूसरे ग्रह पर स्थापित होगा संतुलन या फिर असंतुलन कर देगा ब्रह्मांड विस्मरण। गलतफहमी है तेरी PVPS। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे नागराज का विष गला नहीं सकता। मैं जानबूझकर तुझे काटने से रोका। अति तीक्ष्ण, घातक, मारक विष। वाकई ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को तेरे जहर ने मुझे भी गला दिया, पर अफसोस अधिक समय के लिए गलाए नहीं रख सकता। कोई भी देव शक्ति PVPS का अंत नहीं कर सकती, जानता हूँ, वरना मैं तुझे खुद को काटने ही नहीं देता, क्योंकि नागराज किसी की जान नहीं लेता। ओह, तूने कैसे जाना कि तेरा विष मुझे गला तो देगा लेकिन मारेगा नहीं। बड़ाक, ये जानकर तुम क्या करोगे। तुम तो बस इतना जान लो कि यह बात जानते बूझते भी मैंने तुम्हें खुद को काटने क्यों दिया। क्यों काटने दिया? क्योंकि तुमने मुझे काट कर जब मेरा खून अपने भीतर लिया तो खून के साथ मेरे सूक्ष्म सर्प भी तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गए, जिन्हें मैं तुम्हारे रक्त प्रवांशों के आंतरिक संरचना जानने के लिए भेजा था। अब वे सूक्ष्म सर्प मेरे पास वापस आ चुके हैं। अब मैं मानसिक तरंगों के जरिए तुम्हारी आणविक संरचना का डेटा परमाणु तक संप्रेषित करूँगा। यह नागराज और परमाणु क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन फर्क भी क्या पड़ता है। आखिर में सभी रक्तवांशों का हाल भी इस भेड़िए जैसा ही होना है। क्रिया, यह जीवित इंसान नहीं है। कौन है यह? जिंदा मुर्दा, डेड मैन अलाइव, पापा फेरी, एंथोनी गोंजाल्वेस, ब्रह्मांड रक्षक का सबसे विध्वंसक शक्ति। गनीमत है कि ट्रांसफ्यूजन में ये किसी दूसरे ग्रह पर नहीं चला गया, वरना ब्रह्मांड से एक सभ्यता का नामो निशान मिट जाता। नागराज मानसिक तरंगों द्वारा PVPS और रक्तवांशों की आणविक संरचना का खाका मुझे भेज चुका है। गुड, फिर तुम्हें जल्द से जल्द प्लान के अगले चरण पर काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस एंथोनी के तेवर देखकर लगता है कि रक्तवांशों की शामत आने वाली है। PVPS के नागराज के ताबड़तोड़ वारों के बीच एक पल के थोड़े हिस्सों में पलटवार करने का मौका मिलना था, और PVPS मौका चूकने वालों में से नहीं था। तेरे दिमाग पर तरह आ रहा है मुझे, मैं नहीं जानता कि कैसे, पर जब तू यह जान ही गया है कि तेरा विष भी मुझे गला नहीं सकता, पर मार नहीं सकता, उसके बाद भी तू मुझ पर यह निरर्थक वार क्यों कर रहा है। तेरे जितने वार चलने से चल चुके हैं, अब तेरी एक नहीं चलेगी। हम मेरा तुझसे पिटते रहने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, PVPS परमाणु को समय मुहैया कराना। परमाणु कौन? तेरे साथ आया और पीले पोशाक वाला, उसने समय क्यों मुहैया कराना था तुझे? जल्दी जान जाओगे। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हारी किसी कहानियों में। हम रक्तवांशु यहाँ इंसानों के रक्त से अपनी प्यास बुझाने आए थे। लगता है तुझे किसी तरह हम पे रक्तवांशों के आने की भनक लग गई, और तूने पृथ्वीवासियों को हमसे बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर भेज दिया। पर यह जान ले कि अनंत ब्रह्मांड के आखिरी ग्रह पर भी अगर तूने पृथ्वीवासियों को भेजा होगा, तो भी उसके रक्त के अंत से उससे ढूंढ निकालेंगे रक्तवांशु। यह बात हम जानते ही हैं रे पगले, इसलिए तो इतनी माथा बच्ची हुई है तेरे पीछे। परमाणु एटॉमिक वेव्स ने रक्तवांशु सेना को घेर लिया। परमाणु के एटॉमिक वेव्स ने इन सभी मूर्तियों की तरह जड़ कर दिया। यह बहुत बुरा किया। अफसोस या चीख नहीं पाएंगे जब पावा फेरी इनकी धज्जियाँ उड़ाएगा। नहीं एंथोनी, अगर इन्हें ख़त्म कर दिया तो शायद हम पृथ्वीवासियों को कभी दोबारा धरती पर नहीं ला पाएंगे। वाट? नागराज सही कह रहा है एंथोनी। पृथ्वीवासियों को ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों से ढूंढकर वापस लाने का काम इनके बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ हो क्या रहा है, मुझे सारी बात विस्तार से समझाओ। अननेम्ड प्लैनेट 6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। ब्रह्मांड में अगर कोई एक चीज़ शैतान ने बेहद फुर्सत से बनाई है तो वह है सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। इतनी मुश्किल से मैं ब्रह्मांड रक्षकों को अपना गुलाम बनाने ही वाला था कि इस लड़के ने टपक कर चुटकियों में मेरा काम खराब कर दिया। यह ट्रांसफ्यूजन के पैटर्न को समझ गया है। इसने प्राकृतिक शक्ति वाले प्राणियों को इकट्ठा कर लिया है। पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। इन विशेष प्राकृतिक शक्तियों वाले प्राणियों की संख्या कितनी भी अधिक सही, पर इस ग्रह पर मौजूद वन्य प्राणियों से अधिक नहीं हो सकती। मैं इस ग्रह के सभी वन्य प्राणियों, जीवों आदि मानवों और ओवरशेडो कर दूंगा। ध्रुव और उसके साथी लाख कोशिश कर लें, लेकिन इन सैकड़ों लाखों प्राणियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ध्रुव क्या कर रहा है?
ध्यान केंद्रित करके शायद हमारे ग्रह को किसी और प्राकृतिक शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा है, इसके गुलामों की संख्या प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ग्रह ही इसका गुलाम बनकर हम पर उमड़ पड़ा है। तुम्हारे द्वारा घाटी में सुरक्षित पृथ्वीवासी अधिकतर आम नागरिक और कई कबीलाई प्राकृतिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले हैं। वह हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं उनसे मदद की कोई अपेक्षा नहीं कर रहा नहीं है वनपुत्र। मुझे जिस शख्स की मदद चाहिए वह किसी भी पल यहाँ पहुँचता होगा। हा 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 हा। सिर्फ एक शख्स? तुझे लगता है कोई एक अदना सा मानव इस तरह के ओवर शैडो प्राणियों का मुकाबला कर सकता है? बेशक कर सकते, क्योंकि वह कोई एक अदना सा मानव नहीं है, महामानव है। महामानव? तुमने महामानव को बुला लिया? प्राकृतिक शक्तियों वाले सभी प्राणी यहाँ प्लैनेट पर ट्रांसफ्यूज हुए हैं। यह विचार आते हैं मुझे प्रकृति की महाशक्तियों वाले सबसे बड़ी कृति का विचार आया है। यही महामानव का इसका प्लैनेट पर होना तय था। मैं पहले भी महामानव से मानसिक संपर्क साध चुका हूँ, बस मैंने कोशिश की और नतीजा तुम्हारे सामने है। लेकिन इन आदिवासियों और वन प्राणियों को पीट कर क्या होगा? असली मुसीबत तो वो काला साया है जो इन्हें ओवर शेडो किए हैं। इसलिए तो मैंने महामानव को बुलाया है। महामानव की मानसिक शक्तियाँ आदिवासियों और वन्य प्राणियों को हल्का नुकसान पहुँचाएंगी, पर उनका असली निशाना यह ओवर शेडो है। देखो, महामानव के मानसिक वार से इनके सरों पर मंडराते काले साए नष्ट हो रहे हैं। अचानक पृथ्वी से इस ग्रह पर ट्रांसफर होने और इस ग्रह पर सूर्य की शक्तिदायक किरणें न मिलने से मेरा मस्तिष्क सुप्तावस्था में चला गया। लड़के, मुझसे मानसिक संपर्क साध कर एक तरह से तूने मुझ पर एहसान ही किया है। तेरी मानसिक संपर्क की चोट ने मेरी मूर्छा तोड़ दी, वरना जाने कितनी देर तक बेहोश रहता मैं। आँख खोलते ही मैंने देखा था कि इस ग्रह का एक डायनासोर मुझे अपना निवाला बनाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसके धरती वाले भाई बंधु करोड़ों साल पहले पहुंच चुके हैं। मेरे मानसिक वार से डायनासोर के खच्चे उड़ गए। फिर तुम्हारी मानसिक संपर्क की मदद से मैं तुम्हारे दिमाग पर सारी स्थिति जान ली। अब यह साया मेरे मानसिक वार से नहीं बच सकता। इस महामानव के यहाँ आने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। इसके मानसिक वार तो तेजी से मेरे ओवरशेडो नष्ट करते जा रहे हैं। किसी भी क्षण यह मुझे अपना निशाना बना लेगा। सही समय पर मैंने खुद को उस आदि मानव के शरीर से अलग कर लिया है। यह भीषण मानसिक वार मेरे पर खच्चे उड़ा देता। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे इस ग्रह से भागना होगा। काला साया भाग रहा है। वह एक मानव स्वरूप है। उसे सिर्फ तुम्हारे मानसिक शक्तियाँ ही पकड़ सकते हैं। महामानव, रोको उसे। मैं नहीं कर सकता ध्रुव। हम जीवनदायी सूर्य की किरणों को न मिलने के कारण मेरी मानसिक शक्तियाँ छीन पड़ रही हैं। धत साया हाथ से निकल रहा है। मैं अपनी शक्ति ऊर्जा रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी शक्ति ऊर्जा रूप देवी काली की विध्वंसक शक्ति का ऊर्जा रूप है। यदि मानसिक ऊर्जा उस मानस रूप को कैद कर सकती है तो देव ऊर्जा भी अवश्य कैद कर सकेगी। ग्रह को छोड़कर भी काले साए का पीछा मुसीबत से नहीं छूटा। यह क्या है? शक्ति का ऊर्जा रूप। महामानव की मानसिक ऊर्जा वार ने पहले ही मुझे लोप होने के कगार पर पहुंचा दिया है। अब यह शक्ति तुम्हें नामो निशान मिटाकर ही मानेगी। पता कौन है तू और हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? ओह, यह देव ऊर्जा मेरे मानस रूप को असहनीय दर्द दे रही है, पर साथ ही पोषित भी कर रही है। मेरा मानस रूप इस देव ऊर्जा को सोख रहा है। जैसे विष अधिक मात्रा में मानवों के लिए जानलेवा होता है, पर उसका प्रयोग संतुलित मात्रा में किया जाए तो और अधिक का काम करता है। अगर सीमित मात्रा में अधिक ऊर्जा मुझे मिले तो मेरा मानस रूप कुछ शक्ति अर्जित कर सकता है, पर इतनी तीव्र मात्रा तुम्हें अनाशी कर देगी। एक तरीका है जिससे शायद मेरा काम बन जाए। मुझे वही आजमाना होगा। अपने अस्तित्व को दांत ऊपर लगाकर साए ने शक्ति की ऊर्जा रूप को ऊर्जा शक्ति तेजी से सोखनी शुरू कर दी। तीजन स्वर निकला। यह क्या हुआ? शक्ति साया मेरा ऊर्जा रूप को सोखकर शक्ति अर्जित करने लगा। मुझे अपनी तंत्र भंग करनी पड़ी। हा, तरकीब काम कर गई। शक्ति ने घबरा कर अपना ऊर्जा रूप लोप कर दिया। मैं कहीं उसकी पूरी ऊर्जा को ना सोख जाऊं। जबकि सच तो यह है कि अगर मैं एक अंश भी उसकी ऊर्जा का और सोखता तो मेरा मानस रूप भी वैसे ही खिल होकर इस पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाता है, जैसे नागराज ने मेरे शरीर को खिल करके ब्रह्मांड में बिखेर दिया है। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा अब भी मेरे विखंडित हुए शरीर को कण कण में विद्वान है। बस यदि मुझे कोई ऐसा साधन मिल जाए जो वैसे ब्रह्मांड भर में बिखरे मेरे कणों को आपस में जोड़ दे, जैसे नागराज के साथ हुआ। अरे हाँ, नागराज के आणविक कण उस समय सम्मिलित हुए जब परमाणु एस्ट्रॉयड बेल्ट को लेकर सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने परमाणु को एटॉमिक शक्तियों को 1000 गुना अधिक एम्पलीफाई कर दिया है। परमाणु की शक्तियाँ ही मेरे शरीर को दोबारा जोड़ सकती हैं, लेकिन मैं परमाणु से ऐसा कराऊंगा कैसे? व्यक्ति का मानस रूप नहीं जानता था कि उसकी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली थी। पृथ्वी पर परमाणु और नागराज एंथोनी की सारी वस्तुस्थिति समझ जा चुके थे हम, लेकिन इन रक्तवासों को जरूरत करने का क्या चक्कर है? हम लोग पृथ्वी के दूसरे हिस्से में थे जब
परमाणुओं को परग्रहियों के पृथ्वी पर आगमन के संकेत मिले, जो कि ट्रांसफ्यूजन द्वारा नहीं आए थे। शुरुआत में हमें लगा कि किसी युद्धक ग्रह ने परमाणु को खत्म करने के लिए अपने ट्रूपर्स भेजे हैं, पर जब कारा ने अपनी दूरदृष्टि से देखा तो उसे पिप्सॉन ग्रह के रक्त पिपासुओं के आगमन की खबर लगी। कारा ने हमें पिप्सॉन वासियों की शक्तियों और कमजोरियों से अवगत कराया। पिप्सॉन ग्रहवासी तो आखिरकार रक्त पिपासुओं की धरती का रुख कर ही लिया। क्या देखा तुमने कारा? कौन है ये पिप्सॉन ग्रह के रक्त पिपासु? इन्हें असुर कहो या पिशाच, ये सभी माँ काली के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए। काली की तरह यह भी रक्त पान करते हैं। रक्त इनकी शुद्धता है, इनकी शक्ति का स्रोत है। असुर पिशाच क्या ब्रह्मांड के ग्रहों पर ऐसी शक्तियाँ भी बसती हैं? मेरा भी यही सवाल है। मुझे लगता है कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो तरह की सभ्यताएं हैं, जो मानव वो से अति विकसित है, उनका चुटकियों में विनाश कर सकती हैं, और दूसरा जिनका विनाश मानव पल भर में कर सकते हैं। पर साइंस फिक्शन माइथोलॉजी वाला एंगल जोड़ा जाएगा, यह कभी नहीं सोचा था। तुम लोगों ने इन सभ्यताओं के बारे में कभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि इन सभ्यताओं ने खुद को मानव सृष्टि से दूर रखने का वचन लिया था। ब्रह्मांड संहिता में देवों और असुरों की अलग अलग ग्रहों पर बसने वाली सभ्यताओं का निर्देश दिया गया था कि वे कभी पृथ्वी का रुख नहीं करेंगी। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत पुरातन काल से हुई, जब मानवों की सृष्टि पृथ्वी पर देवताओं और स्वर्ग असुरों की असुरलोक में बस चुके थे। मानव पृथ्वी पर अपनी सभ्यता का विस्तार कर रहे थे, लेकिन देवों और असुरों के पास अपने विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान नहीं था। देवताओं और उनकी संतानों से उत्पन्न होने वाली अनेक देव जातियाँ थीं, जिन्हें विभिन्न कारणवश स्वर्ग में जगह नहीं दी जा सकती थी, और वे पृथ्वी पर भी मानवों के साथ नहीं रह सकते थे। इनमें से कुछ देव जातियाँ पृथ्वी पर मानवों की नज़र से बचकर उनके मध्य ही रहने लगी, पर सभी देव जातियों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। यही समस्या असुर जाति के लिए भी थी, जो कि असुरों से उत्पन्न हो रहे थे। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि असुर लोक में इनका रह पाना संभव नहीं था। पृथ्वी पर यह मानवों के लिए मुश्किल का सबब बनते थे। तब इस समस्या को देखते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के विभिन्न सुदूर ग्रहों पर इनकी जातियों को बसने की अनुमति दी। इन विभिन्न देव और असुर जातियों और ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रयोग और नियमों को लेकर प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मांड संहिता लिखी, जिसके अनुसार इन सभी जातियों का पृथ्वी और मानवों से संपर्क निषेध कर दिया गया। फिर यह ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके पृथ्वी पर क्यों आए? इन्होंने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं किया, मानवों ने किया है। ब्रह्मांड संहिता का सबसे अहम नियम यह है कि संसार की कोई भी सभ्यता कभी भी ब्रह्म ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेगी, पर मानवों ने इस नियम का उल्लंघन कर दिया और पृथ्वीवासियों द्वारा ब्रह्मांड संहिता तोड़े जाने से अन्य सभी ग्रहवासियों को भी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करने का मौका मिल गया। ब्रह्मांड संहिता ना हुई, दिल्ली का शहर का ट्रैफिक हो गया कि एक बंदा अगर गलती से गलत लेन में घुस जाए तो पूरी पब्लिक जानते बूझते उसके पीछे लग जाती है। यह मजाक का विषय नहीं है। परमाणु, तुमने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। रक्त पिपासु माँ काली के रौद्र काली के रूप के पसीने के बूंद से उत्पन्न हुए असुर हैं, इसलिए उनमें आसुरी शक्तियों के साथ साथ देवगुण भी मौजूद हैं। तुम्हारे शरीर में बहता देव काल का वेश भी उन्हें करा नहीं सकता है, पर मार नहीं सकता। पिप्सॉन ग्रह का 3/4 भाग रक्त है था, जो कि इन रक्त पिपासुओं की बढ़ती तादाद के कारण सूख गया। अब उनके पास प्राकृतिक रक्त का केवल एक ही स्रोत है, पृथ्वीवासी, और ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ कर निकाल सकते हैं। 1 मिनट, तुमने कहा था कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने से मानव को ढूंढ कर निकाल सकते हैं। हाँ, मानव रक्त के प्रति इनकी सुरेंद्र इतनी सजग है। इसका मतलब इनका प्रयोग ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बिखर गए मानवों को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, मानता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है पूरी मानव जाति को इन रक्त पिपासुओं के लिए थाल में परोस दें। नहीं परमाणु, तुम समझे नहीं। अगर हम किसी तरह इन रक्त पिपासुओं को कंट्रोल कर पाए तो इनकी सहायता से ब्रह्मांड भर में बिखरी मानव सभ्यता को वापस धरती पर ला सकते हैं। शायद विश्व आबादी को दोबारा धरती पर लाने के लिए ट्रांसफ्यूजन द्वारा उत्पन्न कॉस्मिक इम्बैलेंस ठीक हो जाए। वानाग्राज मान गए तुम्हारी बुद्धि का लोहा, लेकिन इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे? एक तरीका है इनकी आणविक संरचना द्वारा ऐसा किया जा सकता है। मेरे एटॉमिक रिंग्स किसी भी प्राणी की आणविक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ परमाणु, सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे एटॉमिक रिंग्स में बंधे रक्त पिपासुओं के शरीर से तुम्हारे इशारों पर ही चलेंगे, लेकिन इसका दिमाग भले क्रियान्वित रहे, पर तुम्हारी मर्जी के बिना पलक भी नहीं झपका पाएंगे। बस हमें ध्यान इतना रखना होगा कि तुम सिर्फ उतनी एटॉमिक पावर स्ट्रीम करो जो इन्हें कंट्रोल करे। और ऐसा कैसे संभव होगा? नागराज की मदद से रक्त पिपासुओं की आणविक संरचना को नागराज के रूप से भी जान सकते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? प्लान सिंपल है, मैं इन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर अपनी बढ़ी हुई शक्ति से इन्हें कंट्रोल और कमांड करूंगा। मेरी अनमोल रतन ब्रह्मांड भर से विश्व आबादी को खोज कर वापस धरती पर लाएंगे। मुझे सिंपल प्लान पसंद नहीं। कोई प्लान जितने सिंपल सुनने में लगते हैं
उन्हें क्रियान्वित करने में उतने पेंच लगते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत इतनी आसानी से सुलझ जाएगी, मुझे संदेह है। तुम नाहक चिंता कर रहे हो एंथनी, यही एकमात्र तरीका है सब कुछ ठीक करने का। तुम्हारी क्या कहानी है कारा? मेरी कहानी? सारी वस्तु स्थिति और कारण स्पष्ट सिवाय से तुम्हारे कौन हो तुम? हमारी मदद को अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? तुम्हें हर चीज़ की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? मेरी कहानी पर समय मत नष्ट करो। फिलहाल तुम्हारे ग्रह के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है। मेरी शक्तियाँ फिर से अनियंत्रित हो रही हैं। परमाणु संभालो खुद को, और पिपासु को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। यदि परमाणु की शक्तियाँ अनियंत्रित हुई तो उनकी एटॉमिक स्ट्रीमिंग भी अनियंत्रित हो जाएगी और पिपासु आज़ाद हो जाएंगे। हमारे पास समय कम है, तुम कर सकते हो परमाणु। यही आखिरी मौका है सब कुछ ठीक करने का। हम मोटिवेशन स्पीच की जरूरत नहीं है कारा। हम जब परमाणु ठान लिया है तो करके ही रहेगा। असहनीय पीड़ा को दशा बताकर असंख्य रक्तपिपासुओं की सेना को एटॉमिक रिंग्स में बंधे अपनी दुनिया को बचाने की मुहिम पर बढ़ चला था वंडरमैन परमाणु। तो चलिए दोस्तों, आपके अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।